गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वीके सिन्हा। वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स दबंग। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विद्युत धारिता एवं संधारित्र। और ये चैप्टर बहुत ही आसान है और ये आपके एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर दिलाएगा, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इसे आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत ही आसान टॉपिक है, ये चैप्टर ही आसान है। ओके, तो हम बात करते हैं विद्युत धारिता एवं संधारित्र का। तो आज के लेक्चर में सिर्फ बात होगा किस पे? विद्युत धारिता पे। और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बात करेंगे संधारित्र का, जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटर। ओके, तो विद्युत धारिता पढ़ने से पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि चालक और अचालक क्या है, क्योंकि यहाँ पे चालक का ही मेन रोल है। यहाँ पे जो भी हम लोग खेला खेलेंगे वो किस पे खेलेंगे? चालक पे। ओके, तो चालक क्या होता है इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि चालक होता क्या है। चालक एक पदार्थ है जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? चालक। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि चालक क्या होता है और अचालक क्या होता है, क्योंकि ये बेसिक डेफिनेशन आपका है जो आप लोग पहले से भी जानते होंगे। चालक को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। अगर मैं इसका परिभाषा लिखूं, डिफिनेशन लिखूं, तो क्या लिखेंगे? वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे चालक कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, etc। हैव एनी डाउट? और कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि सबसे अच्छा चालक कौन है, तो हम बोलेंगे कि सबसे अच्छा चालक आपका क्या होता है? चांदी। चांदी के बारे में अगर लिखा जाए तो ये क्या है, तो लिखेंगे सबसे अच्छा चालक। सबसे अच्छा चालक कौन है? तो हम लोग का आंसर होगा चांदी, यानी कि सिल्वर। ठीक है, उसके बाद अचालक की बात कर लेते हैं। अचालक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। इसका डेफिनेशन क्या होगा? वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? अचालक बोलेंगे। क्लियर? वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, उसे अचालक कहते हैं।
ये आप ही बताओ कि कौन सा पदार्थ है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें, क्या प्लास्टिक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है? या कभी देखे हैं कि प्लास्टिक से विद्युत धारा प्रवाहित होते हुए? नहीं। अगर प्लास्टिक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो प्लास्टिक आपका क्या है? अचालक हो गया। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया? प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, etc। हैव एनी डाउट? नो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब विद्युत धारता का। किसका बात कर लेते हैं? विद्युत धारता। पहले आप ये समझ लो कि इसका काम क्या होता है। तो इसका काम बस यही है कि अगर कोई चालक है उस पे कितना आवेश स्टोर है, इसकी कैपेसिटी को मापने के लिए, इसकी क्षमता को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? विद्युत धारता का। ओके, कोई भी चालक पदार्थ है उस पे कितना आवेश स्टोर है, संग्रहित है, उसकी कैपेसिटी को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत धारता का। किसी चालक के द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता को मापता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये आपका एक चालक है, ये आपका एक दूसरा वाला चालक है। यहाँ पे आवेश की बात करें तो कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब ये बताओ कि ये भी आपका चालक है, ये भी आपका चालक है, तो ज़्यादा आवेश किस पर है? इस वाले चालक पे या इस वाले चालक पे? तो आप लोग भी बता सकते हैं कि इस वाले चालक पे आवेश की मात्रा अधिक है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम आवेश की बात करें, आवेश को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा? Q के द्वारा। तो यहाँ पर आवेश का मान क्या है? अधिक है। ओके, और अगर हम यहाँ पर आवेश की बात करें तो आवेश का जो मान है वो आपका क्या है? कम है। ये बताओ कि किस चालक पे आवेश ज़्यादा संग्रहित है? इस वाले पे, तो इसका जो धारता होगा वो ज़्यादा होगा और इसका जो धारता होगा वो क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इस पे आवेश का मात्रा कम है। यह आवेश को कम संग्रहित किया है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसका धारता क्या होगा? इसका धारता भी आपका क्या होगा? अधिक, और इस वाले चालक का धारता भी क्या होगा? कम। इतना बात समझ में आया? अब ये देखते हैं कि आवेश का मान बढ़ने से धारता का मान कैसे बढ़ता है, इसको थोड़ा सा हम फील ले लेते हैं। क्लियर? तो आप पहले इसे नोट डाउन कर लो।
बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा। इसे फिर लेने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग, उसके द्वारा फिर लेते हैं कि आवेश का मान कैसे बढ़ता है और उसके साथ साथ इसकी धारिता कैसे बढ़ती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बैटरी लेते हैं, ये आप बैटरी जो है वो टॉर्च में देखे होंगे, राइट। ये वाला जो है प्लस होता है और ये वाला जो टर्मिनल है वो आपका क्या होता है, माइनस होता है। टॉर्च में जाके देख लीजिएगा, ऐसा ही आपका बैटरी लगा होता है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे दो कंडक्टर लेते हैं, चालक लेते हैं। ये आपका हो गया कंडक्टर 1, कंडक्टर 1। और ये वाला आपका हो गया कंडक्टर 2। बस आप लोग देखते जाइएगा क्या होता है इसमें। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक कंडक्टर को इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लोग एक स्विच लगा लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, स्विच। और इसके नेगेटिव टर्मिनल को इस वाले कंडक्टर से जोड़ देते हैं, क्लियर। ये आपका सेटअप तैयार हो गया। ये क्या है, बैटरी। क्लियर। यहाँ पे अगर बैटरी है तो इसका कुछ पोटेंशियल होता है, जिससे हम लोग कहते हैं ना 6 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, 15 वोल्ट का, है ना। तो यहाँ पे ये जो बैटरी, इसका कुछ पोटेंशियल होगा। ये बीच में एज्यूम कर लेते हैं 0 वोल्ट। इसके टॉप पे एज्यूम कर लेते हैं 12 वोल्ट और इसके बॉटम में एज्यूम कर लेते हैं -12 वोल्ट, क्लियर। तो अभी हम क्या करते हैं कि 0 वोल्ट रखते हैं। कितना रखते हैं, 0 वोल्ट। उसके बाद स्विच को ऑन कर देते हैं। क्या कर दिए हम, ऑन। तो हम ये देखते हैं कि ना तो इस कंडक्टर पे कोई आवेश है और न ही इस कंडक्टर पे कोई आवेश है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। 0 से क्या किए, 5 वोल्ट। कितना वोल्ट किए, 5 वोल्ट। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हम बैटरी को जोड़े तो ये क्या करता है कि नेगेटिव वाला टर्मिनल जो है इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच के और यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाके पटक देता है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहीं का आवेश नहीं है, बस यहाँ से पॉजिटिव आवेश को निकाला और यहाँ पे जाके क्या कर दिया, पटक दिया। इसलिए यहाँ पे जो बच गया वो नेगेटिव बच गया और यहाँ पे जो आ गया वो आपका पॉजिटिव आ गया, क्लियर। वोल्टेज को और बढ़ाते हैं, 10 वोल्ट करते हैं। कितना करते हैं, 10। तो देखिए कि यहाँ पे और माइनस आ गया और यहाँ पे और प्लस हो गया, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो आवेश भी बढ़ रहा है ना।
उसके बाद फाइनली हम लोग क्या कर देते हैं कि इसका पूरा वोल्टेज दे देते हैं 12 वोल्ट। तो देखते हैं कि इस पे पूरे कंडक्टर में माइनस आवेश आ जाता है और इस वाले कंडक्टर पे प्लस आवेश आ जाता है। तो फाइनली निष्कर्ष क्या निकला कि हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो आवेश का मान बढ़ रहा है, और अगर आवेश का मान बढ़ेगा तो इसकी धारिता भी बढ़ेगी। हैव एनी डाउट? ठीक है, तो यहाँ पे जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला, जरा निष्कर्ष के बारे में देख लेते हैं। विद्युत विभव को हमने इंक्रीज किया। ये जो अपवर्ड एरो है वो किसका सिंबल होता है? इंक्रीज का। तो हम ये देखें कि आवेश का परिमाण भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। आवेश भी क्या हुआ आपका? इंक्रीज। ओके, वोल्टेज को और बढ़ाए तो हम ये देखें कि आवेश का जो मान है ये आपका और बढ़ गया। डबल एरो का मतलब होता है और बढ़ना। वोल्टेज को फाइनली हम 12 वोल्ट पे लेके गए, यानी कि मैक्सिमम लेके गए। तो हम देखें कि आवेश का मान जो है ये भी आपका क्या हो गया? बढ़ता जा रहा है। ठीक, यहाँ पे एक एरो का मतलब कुछ कम, डबल का मतलब उससे ज़्यादा, ट्रिपल का मतलब उससे भी ज़्यादा। ओके, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। तो इतना बात समझ में आ गया कि विद्युत विभव को बढ़ाए तो आवेश भी क्या हो गया? आपका बढ़ गया। और अगर आवेश बढ़ेगा तो आपका जो धारिता है ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। धारिता भी धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ता जाएगा। यहाँ पे धारिता कुछ है, यहाँ पे धारिता और ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे धारिता जो है वो क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या देखा कि विद्युत विभव से आवेश का परिमाण क्या होता है? अगर विद्युत विभव को बढ़ाते हैं तो आवेश भी बढ़ता है। इस बात को हम लिख लें। क्लियर? तो आप लोग इसे नोट करिए, तब तक हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो इसके निष्कर्ष से हमें ये रिजल्ट निकला कि किसी चालक में आवेश का मान विद्युत विभव पर निर्भर करता है। विद्युत विभव पर निर्भर करता है, या लिख सकते हैं कि विद्युत विभव के समानुपाती होता है। अगर ये समानुपाती होता है तो इसे हम किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना? इसे हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इस प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए कोई कांस्टेंट क्वांटिटी से गुना करते हैं, है ना? तो अगर हम Q इक्वल करें तो यहाँ पे एक कांस्टेंट राशि है वो आपका C है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? V से। तो Q इक्वल टू क्या हो गया? C इंटू V। अगर यहाँ से C का वैल्यू निकालें तो यहाँ से C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? Q अपॉन P। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर न्यूमेरिकल। ये आपका बेसिक फार्मूला हुआ, ये हमेशा काम देगा। क्लियर? तो इसे हम ट्रिपल स्टार लगा देते हैं। आप भी खुश और हम भी खुश। ठीक है, यहाँ पे C जो है वो आपका क्या है?
तो हम लिखेंगे कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो इसका कुछ नाम होगा और इसका नाम है कैपेसिटेंस, जिसे हम बोलते हैं धारिता। क्लियर? अगर विद्युत धारा का परिभाषा कोई पूछे तो हम इजली बोल सकते हैं कि किसी चालक में संग्रहित आवेश, क्या लिखेंगे हम? किसी चालक में संग्रहित आवेश और उससे उत्पन्न विद्युत विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। क्लियर? तो इसके डिफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। विद्युत धारिता होता क्या है? विद्युत धारिता किसी चालक में संग्रहित आवेश तथा विद्युत विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट किसके द्वारा करते हैं? सी के द्वारा करते हैं, है ना? तो आप पहले इसे नोट डाउन कर लो, तब तक इस वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं। ठीक है? इसे हम सूचित किसके द्वारा करते हैं? सी के द्वारा करते हैं। लिख लेते हैं इस बात को। इसे सी के द्वारा, इसे का मतलब किसे? विद्युत धारिता को। विद्युत धारिता को किसके द्वारा सूचित करते हैं? सी के द्वारा को, इसे सी के द्वारा सूचित करते हैं। क्लियर? सी का फॉर्मूला तो याद ही होगा, सब लोग को याद हो गया होगा। C = Q/V, है ना? अब हम क्या करते हैं कि C के थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में ये क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है। क्लियर? और इसके व्यवहारिक मात्रक के बारे में जान लेते हैं, है ना? तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके SI मात्रक के बारे में जान लेते हैं। और ये जो विद्युत धारिता है ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो विद्युत धारिता के पास जो है वो केवल परिमाण होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। और जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है वो कौन सी राशि होता है? अदिश राशि, अर्थात स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपका विद्युत धारिता जो है वो कौन सी राशि हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है? तो इस बात को लिख लेते हैं कि विद्युत धारिता जो है वो कौन सी राशि होता है? अदिश राशि होता है। विद्युत धारिता अदिश राशि होता है। ओके। C का SI मात्रक विद्युत धारिता का
विद्युत धारता को रिप्रेजेंट करते हैं सी के द्वारा। इसका एस आई मात्रक क्या होगा, सी का एस आई मात्रक। अगर मेरे पास फार्मूला है तो इसका एस आई मात्रक और विमीय सूत्र आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे C का एस आई मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, Q का एस आई मात्रक बटा V का एस आई मात्रक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं Q का एस आई मात्रक, Q का एस आई मात्रक अपॉन V का एस आई मात्रक। आप ही बताओ कि Q बोलते किसको है, आवेश को, और आवेश का एस आई मात्रक क्या होता है, कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम। तो यहाँ पे लिख देते हैं कूलॉम। और V को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव, और विद्युत विभव का एस आई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो ये क्या हो गया, कूलॉम अपॉन वोल्ट। अगर इसे संकेत के रूप में लिखे तो कूलॉम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C के द्वारा और वोल्ट को करते हैं V के द्वारा। तो ये आपका हो गया C अपॉन V। C अपॉन V को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, C प्रति वोल्ट, कूलॉम प्रति वोल्ट। या हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं C, और अगर हम V को ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, V इनवर्स। क्लियर। तो आपके ऑब्जेक्टिव में किसी भी रूप में दिया हुआ रह सकता है, कोई दिक्कत। और C कूलॉम वोल्टेज इनवर्स, कूलॉम वोल्टेज इनवर्स को हम लोग बोलते हैं फैराड। इसको किस नाम से जानते हैं, फैराड के नाम से जानते हैं। एक कूलॉम वोल्टेज इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एक फैराड। कितना होता है, एक फैराड। हैव एनी डाउट। उसके बाद इसका कुछ व्यवहारिक मात्रा की बात कर लेते हैं जो आपके न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहता है। क्लियर। तो इसका व्यवहारिक मात्रा कौन कौन होता है, इसको देख लेते हैं। विद्युत धारता का व्यवहारिक मात्रक, यहाँ पे लिख लेते हैं व्यवहारिक मात्रक। यहाँ पे तीन व्यवहारिक मात्रक की बात कर लेते हैं जो आपके न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहता है या इसका डेली यूज में प्रयोग होता है। ठीक है, तो पहला जो है वो आपका होता है माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एफ के द्वारा। दूसरा आपका होता है नैनोफैराड, नैनोफैराड जिसे रिप्रेजेंट करते हैं एन एफ के द्वारा। और तीसरा आपका होता है पिकोफैराड, पिकोफैराड जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पी एफ के द्वारा। तो एक माइक्रोफैराड में आपका कितना फैराड होता है, 10⁻⁻⁶ फैराड। एक नैनोफैराड में कितना फैराड होता है, 10⁻⁹ फैराड। और एक पिकोफैराड में कितना होता है, 10⁻⁻12 फैराड। ये आपका हो गया व्यवहारिक मात्रक। क्लियर। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम किसी भी चालक में जो है उसमें हम निकालेंगे गोलीय चालक में धारता का वैल्यू कैसे निकाला जाता है और धारता का मान किन किन बातों पे निर्भर करता है। ठीक है, इस बात पे चर्चा करेंगे।
तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।